बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी क्लास है ब्लॉगिंग के ऊपर। अच्छा, इस ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, किस तरीके से काम करती है, हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ब्लॉगिंग का हम लोग करने क्या वाले हैं एक्चुअली। ठीक है ना। पहली चीज़ है, जल्दी जल्दी मैं करता हूँ कवर ताकि फिर हम लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें। लैपटॉप सब लाए हुए हैं ना आप लोग वैसे भी। ब्लॉगिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है वो है कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये क्या चीज़ होता है मेरे पास कंटेंट। जैसे मैंने आपको टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ठीक है। कंटेंट मेरे पास नाम है टेक्स्ट, इमेज और वीडियो का। अभी इसके लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि किस तरीके से मैंने अपनी टारगेट ऑडियंस को उठाना है। ठीक है, कुछ टूटा तो नहीं है? खैर हो गई, चलो अच्छा। पहली चीज़ ब्लॉगिंग सिंपल, अगर मैं इसको आप लोगों को समझाऊँ ना, तो ये एक वे है हमारे पास कम्युनिकेशन का। किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। अब इसके दरमियान का जो मीडियम होता है ना, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। फिलहाल हम लोग इस मीडियम में हम लोग लेंगे वेबसाइट को। हम लोग लेंगे, फिर इंशाल्लाह इसी हम लोग करें। कोई भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं ना, तो उसके दरमियान को जो मीडियम होगा ना, मीडियम कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। हम लोग फिलहाल वेबसाइट को लेंगे। वैसे मीडियम हमारे पास वीडियो भी होता है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी होता है, और भी दीगर चीज़ें होती हैं। ठीक है, अभी हम लोग लेंगे वेबसाइट को। इसके अंदर पहली चीज़ हमारे पास आती है वो है कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब थोड़ा सा हम लोग अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं। अच्छा, मार्केटिंग क्या चीज़ होती है, मार्केटिंग किस तरीके से काम करती है, और मार्केटिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं। ये चीज़ आप लोगों के सामने बार बार आएगी। ये मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं, मार्केटिंग फनल। फनल जो समझते हो ना, फनल क्या होता है? और जिससे वो मोटरसाइकिल में ऑयल नहीं डालते मोबाइल, उसको फनल, पीक जिसे कहते हैं। ठीक है, फनल। मार्केटिंग फनल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। मार्केटिंग फनल के हमारे पास 4 हिस्से होते हैं टोटल। इसका पहला हिस्सा हमारे पास होता है वो है ब्रांड, या ब्रांड नहीं लिखते। पहला हिस्सा हमारे पास होता है अवेयरनेस, और आखिरी हिस्सा मेरे पास होता है कन्वर्जन। समझ आ गई? अभी मैंने बनानी है अपने लिए कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ब्लॉग लिखना है। ब्लॉग में सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या आती है, वो है आपकी नीश, या इसको हम लोग दूसरी ज़बान में कह सकते हैं टॉपिक। ठीक है, नो डाउट आप हेल्थ पे लिखो, आप टेक्नोलॉजी पे लिखो, आप मार्केटिंग पे लिखो, आप फूड पे लिखो, आप कुछ भी ले सकते हो उसमें, उसके अंदर से। ठीक है, नो डाउट। ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट, इमेज और वीडियो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमारे पास नीश आती है। जब आपने नीश को ले लिया, तो आपने अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है उसके बाद अपनी टारगेटेड ऑडियंस को उठाना है। अब ये क्या चीज़ होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टारगेटेड ऑडियंस। ठीक है, ये किस तरह हम उठाएंगे। मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ पेशावर के ऊपर। ठीक है, तो मेरी जो ऑडियंस है वो कहाँ की होगी? पेशावर की। अच्छा, पेशावर में मेरी ऑडियंस कहाँ की होगी? अब मैं किन के लिए ब्लॉग लिख रहा हूँ? ठीक है, चाहे वो मिडिल क्लास है, हमारे पास हायर क्लास है जिसको हम लोग वो भी कह सकते हैं, लीड क्लास भी कह सकते हैं। ठीक है, किस जेंडर को मैं उठा रहा हूँ? मैन को उठा रहा हूँ, वुमेन्स को उठा रहा हूँ।
किन एज ग्रुप को मैं उठा रहा हूँ, ठीक है, किस स्पेसिफिक लोकेशन को मैं टारगेट कर रहा हूँ। आपने ये पहले से अपने पास लिख लेना है, ठीक है, कि मेरा ये टॉपिक है, मेरी ये नीश है, और नीश में मेरी जो टारगेटेड ऑडियंस है उसके डेमोग्राफिक्स क्या हैं। दलता बजोली कम डेमोग्राफिक्स क्या है मेरे पास। इस डेमोग्राफिक्स में मेरे पास सबसे पहली चीज एज आती है, लोकेशन आता है, जेंडर आता है एंड इंटरेस्ट आता है, और बिहेवियर आता है, ठीक है। सर कैसे हैं बच्चे? सर आप कल नहीं थे सर, आप कल नहीं आए सर, चलो खैर कोई बात नहीं, अच्छे 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 टाइम पे पहुंच गए, अभी बस क्लास शुरू हुई है, ठीक। अच्छा, वो है टारगेटेड ऑडियंस। टारगेटेड ऑडियंस के अंदर हम लोग एज, लोकेशन, जेंडर, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर का उठाते हैं। मैं अगर टॉपिक लिख रहा हूँ तो उसकी एज ग्रुप क्या है मेरे पास, ये मुझे पता होना चाहिए। किस लोकेशन वालों के लिए लिख रहा हूँ, किस जेंडर के लिए लिख रहा हूँ, किस इंटरेस्ट वालों के लिए लिख रहा हूँ, और किस किस्म के बिहेवियर वाले को। अब ये मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद समझाता हूँ। अगर मैं पठानों के लिए कोई चीज़ लिख रहा हूँ ना, तो मैं उनकी लैंग्वेज में उनसे बात करूँगा और उनकी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं पंजाब के लिए लिख रहा हूँ तो पंजाब की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान के लिए लिख रहा हूँ तो उनके लिए, अगर मैं अमेरिका के लिए लिख रहा हूँ तो उनके लिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च में मैंने आप लोगों को बताया लोकेशन हम चेंज करते हैं। वो क्यों चेंज करते हैं, वो इसीलिए हम चेंज करते हैं कि हमें एक्चुअली ये हमें जब टारगेटेड ऑडियंस हम सर्च करते हैं ना, वहाँ पे कीवर्ड रिसर्च हमारी काम आती है। ये आप लोगों को मैं थोड़ा सा आप लोगों की ज़ुबान में समझाता हूँ। टिकटॉक तो आप लोग यूज़ करते हो ना, टिकटॉक पे वो बताते हैं कि यार इसकी मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है तो हमें अमेरिका के लिए कंटेंट बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पे सबसे पहला काम हम वीपीएन लगाते हैं अमेरिका का, ठीक है, वहाँ का हम लोग अपनी लोकेशन शो करते हैं और फिर कंटेंट भी उनके लिए बनाते हैं, अपने लिए फिर नहीं बनाता। अगर हमने अमेरिका की ऑडियंस को टारगेट करना है तो कंटेंट भी उस हिसाब से बनेगा। अच्छा, जब कंटेंट उस हिसाब से बनेगा ना टिकटॉक पर, तो मुझे पहले देखना होगा कि वो देखते क्या हैं। अब समझ आइए, इसलिए मैंने कीवर्ड रिसर्च पहले कराई थी, फिर ऑन पेज, और फिर उसके बाद अब मैं ब्लॉगिंग करा रहा हूँ। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि टारगेट ऑडियंस के साथ सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ी सी कीवर्ड यहाँ पे रिसर्च करनी होगी। कीवर्ड रिसर्च, यू हैव टू फाइंड आउट कि आपका जो नीश है, फूड है, ब्लॉगिंग है, जेमस्टोन है, ईच एंड एवरीथिंग, और आप किस, मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो पाकिस्तान में वो कीवर्ड की रैंकिंग क्या है इस टाइम, और उसकी एसईओ डिफ़िकल्टी क्या है। आपको शायद ये बात समझ ना आ रही हो, आप क्लास देखेंगे समझ आ जाएगी, ठीक है। तो उसकी एसईओ डिफ़िकल्टी क्या है, और उसकी उस इलाके में या उस लोकेशन के ऊपर उसका मेरे पास सर्च वॉल्यूम कितना है। अगर जो उसका सर्च वॉल्यूम कम है या ज़्यादा है तो हमारे लिए आसानी हो जाती है कंटेंट बनाने में। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, टारगेटेड ऑडियंस, सॉरी टॉपिक, फिर उसके बाद टारगेटेड ऑडियंस। टारगेटेड ऑडियंस ढूंढने का सबसे आसान तरीका मेरे पास ये होता है कि सबसे पहले मैं कीवर्ड रिसर्च करता हूँ अपनी नीश। अगर मैं फूड पे लिख रहा हूँ तो मैं फूड के बारे में जितने भी फूड के टॉपिक्स होंगे मैं थोड़े से उसके कीवर्ड्स देखूंगा कि इसका सर्च वॉल्यूम किधर है। अगर मैं अमेरिका के लिए कंटेंट बना तो मैं वहाँ के लिए सर्च करूँगा, जिस कंट्री के लिए बना रहा हूँ मैं उस कंट्री पे सर्च करूँगा। इसमें सबसे अच्छी टूल तो आंसर द पब्लिक है, वो थोड़ा पेड है, उसका ब्लैक में मिल जाता है, 150-200 रुपये का या 300 रुपये का समथिंग होता है, वो ले लें, वो बेस्ट है। उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया भी था, बल्कि मैं खोल के इधर बता देता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना स्क्रीन पे, तो जो आंसर द पब्लिक था ना, उसमें ये चीज़ बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे शो हो जाती है। अगर ये मुझे कुछ फ्री दे देना तो बड़ी मेहरबानी होगी इसकी।
अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास अब फिलहाल तो हम लोग सर्च इंजन पे काम कर रहे हैं ना, गूगल पे, यूट्यूब और उस पर हम नहीं कर रहे हैं ना बिंग पे वगैरह, तो हम लोग गूगल को ही लेंगे। कंट्री में यहाँ से चेंज कर देता हूँ, कंट्री में यहाँ पे क्या लिखूँ यार, यूएसए, यूएस नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स, ये आ गया, ठीक है। और कीवर्ड हम लोग इसको क्या दें, कुछ बताओ मुझे, कोई अच्छा सा, मार्केटिंग नहीं देता, कोई और देता हूँ। हाँ नहीं जो बाइडेन तो कुछ नहीं, कोई ऐसे ही दोगे, कोई टॉपिक से वो करे ना रिलेट। इकोनॉमी कह देते हैं इसको, सही है। अब ज़रा चेक करते हैं हम लोग कि इसका क्या रिजल्ट आता है। अब ये ज़रा अच्छा काम करता है मेरे पास, इसमें थोड़े से मुझे तो ज़्यादा स्टैट्स दे देता है, और जो बाकी हैं उसमें जो फ्री वाले हैं तो उसमें ज़रा सी चीज़ें हमारे पास कम, हमारे सिर्फ सर्च रिजल्ट आ जाता है या ज़्यादा CPC आ जाता है, और इसके अंदर मेरे पास डिटेल में चीज़ें आ जाती हैं। अभी देखें यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, यही है, अभी ये कुछ की मेरे इंडिकेटर्स है ना, तो जो इस रंग में होंगे तो वो मेरे पास क्या है, हाईली सर्च्ड हैं, फिर मेरे पास क्या है, एवरेज या फिर लोवेस्ट है। अब मैं थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ। अच्छा, ये आप लोग अपने लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉस्ट पर क्लिक भी बता रहे हो, इसके साथ साथ आपको ये इसका सर्च वॉल्यूम बता रहे हैं, इसका तकरीबन ये इसका सर्च वॉल्यूम मेरे पास कितना आ रहा है, 201K। और ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, तो ये आपके टॉपिक हंटिंग में आपकी हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पर आप टॉपिक लिख रहे हो ना ब्लॉग, किसी भी ब्लॉग के ऊपर, तो ये आपको बताते हैं कि सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले क्वेश्चंस कौन से हैं इस कीवर्ड के ऊपर। जिस तरह हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं ना, या मिसाल के तौर पर टिकटॉक के लिए वीडियोस बनाते हैं या यूट्यूब के लिए, तो मैं ये देखना पड़ता है कि यार इस टॉपिक पे और कितने लोगों ने वीडियोस बनाओ, कौन सी वीडियोस बनाई है जो लोग ज़्यादा देखते हैं, जो चीज़ ट्रेंडिंग में हो तो वो लोग पिक कर लें, तो आपके भी आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक कीवर्ड है, ठीक है, ये इसका सर्च वॉल्यूम है। अब ये जो साइडों पे आपको नजर आ रहे हैं ना, एक्चुअली ये सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सवालात हैं गूगल पे इस कीवर्ड के बारे में। अब समझ आइए आप लोगों को। अब मिसाल के तौर पर मैं अगर इस कीवर्ड के ऊपर ब्लॉग लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि यार सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले क्वेश्चंस कौन से हैं, ठीक है, और मैं इसमें से देखता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये मैं उठा लेता हूँ, ये ओके, इसको मैंने उठा लिया। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, हु इकोनॉमी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे मैं एक एक को भी बैठ के अगर चेक करूँ ना, तो यहाँ पे मुझे सारा, अभी चूँकि पाकिस्तान को वो IP है ना, तो इस वजह से पाकिस्तान का बता रहा है, आप IP चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो VPN के थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि लोगों ने क्या लिखा हुआ है, किस किस्म के ब्लॉग लिखे हुए हैं, तो आपको ब्लॉग सर्चिंग में या ब्लॉग रिसर्च के बारे में भी आपको आसानी हो जाती है। ये जो मेरे पास टूल है ना, ये मुझे मेरी टॉपिक हंटिंग में बहुत आसानी देता है। इसका तो आपस में भी हो, ये सबसे ज़्यादा किए जाने वाले सवालात आपको बताता है कि US के अंदर इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर लोगों ने क्या सर्च किया हुआ गूगल पे, ठीक है। थोड़ा बेस्ट कौन सा सेलेक्ट करेंगे, तो ज़्यादा आ रहा है ना। अच्छा, इसमें बेस्ट कौन सा होगा, ये देखें, यहाँ पे देखें, ये आपको ये रंग नज़र आ रहे हैं, ये देखें, जो सबसे ज़्यादा डार्क रंग है तो उसका मतलब क्या है कि ये हाईली सर्चेबल है। इसमें ये अच्छा सवाल इसने किया कि इसमें मैं कौन सा रिकमेंड करता हूँ कि यार, अब जो हाईली सर्चेबल हैं तो ज़ाहिर बात है उस पर ब्लॉग भी ज़्यादा लिखे गए होंगे। जब ज़्यादा ब्लॉग लिखे गए होंगे तो जब आप भी उस पर ब्लॉग लिखेंगे तो आपके रैंक करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए, अगर आप लोग इसी क्वेश्चन पे कुछ लिखते हो ना जो हाईली सर्चेबल है, तो थोड़ा सा अलग करके उसको फिर पेश करो, थोड़ा सा उसको अलग करके पेश करो ताकि लोग पढ़ लें, ठीक है। तो भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपके ब्लॉग पे जो ट्रैफिक आने के। समझ आ गई आपको। ये इसी तरह होता है, जैसे यहाँ पे ऐसे एक साफ़ी साहब बैठे हुए हैं, तो साफ़ी जो होते हैं ना उसी टॉपिक को उठाते हैं जो ट्रेंड में हो रहा हो, तो जो ट्रेंड में टॉपिक होता है ना उसको पिक कर लेते हैं तो वो भी ऊपर आ जाता है। इसी तरह है ना सर? जी। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देता है अपने कीवर्ड के हवाले से कि ये मेरे पास ज़्यादा सर्चेबल है, ये आप लोग नोट कर लें, ठीक है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी जो टारगेटेड ऑडियंस कहाँ की है, जो मैं किस तरीके से अपनी टारगेटेड ऑडियंस ढूंढूंगा।
तो इट्स थ्रू कीवर्ड, ठीक है। आप सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करेंगे, अपने लिए कंट्री सेलेक्ट करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप अपने लिए टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद अब जिस जगह के लिए आप लिख रहे हैं तो थोड़े से उनके ब्लॉग्स देख लेंगे। फिर आप किस एज के लिए लिख रहे हैं, अगर बच्चों के लिए लिख रहे हैं आप, ठीक है ना, जो कि टीन एज वाले हैं, तो उनके लिए आप कुछ इस तरह की इंग्लिश लिखेंगे जो कि ज़रा सी आसान हो, ठीक है। फिर इस तरह जो जो आप एज आपकी बढ़ती जाती है तो आपका जो इंग्लिश लिखने का जो व्यू होता है वो भी चेंज होता जाता है। फिर जेंडर है मेरे पास, फिर इस तरह अब जेंडर भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि यार औरतों को क्या चीज़ पसंद आती है, मर्दों को क्या चीज़ पसंद आती है, इस चीज़ में आप लोगों को देखना पड़ता है। फिर इंटरेस्ट और बिहेवियर, अब इंटरेस्ट बिहेवियर थोड़ी सी अलग चीज़ है। हम जब ऐड लगाते हैं ना, ऐड ये इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को बताऊंगा भी। एक होता है इंटरेस्ट, मैं कहता हूँ कि यार ये मार्कर मैंने बेचना है, ठीक है, इस मार्कर में किस किस्म के लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है, टीचर्स का, ठीक है, स्टूडेंट्स का, प्रिंसिपल्स का, स्कूल स्टाफ का, ठीक है, इस किस्म लोगों का ना। अच्छा, ये तो हो गए वो जो कि मैंने लो स्पेसिफाइड करती हैं, लेकिन इस मार्कर को किस किस्म के लोग खरीद सकते हैं। जैसे मैंने टॉप स्काई में, जब मैं स्काई मार्केटिंग के अंदर में था, तो मैं जब ब्लू वर्ड के लिए ऐड लगाता था ना, तो हम लोग ब्लू वर्ड की जब एड्स लगाते तो हम लोग इंटरेस्ट देते थे फेसबुक एड्स में। तो मैं उसके अंदर देता था कि यार ये जो 5 मरले की फ़ाइल है ये किस किस्म के लोग ख़रीदेंगे। तो एम्प्लॉयज़ जहन में आते थे, ठीक है, तनख्वाहदार तबका मेरे जहन में आता था। इसके अलावा उस इंटरेस्ट के लोग क्या ख़रीदते हैं और क्या पहनते हैं ये भी मैं नोट करता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं 5 मरले की फ़ाइल के मैं बेच रहा हूँ, मैं ब्लू वर्ड के एड्स लगा रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि जो मिडिल क्लास तबका है वो क्या ख़रीदता और बेचता है, तो ये मेरा इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। वो किस किस्म के ब्रांड्स पहनते हैं, वो किस किस्म के ब्रांड्स की गाड़ियों में घूमते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी हाईली क्लास तबके को टारगेट कर रहा हूँ तो वो क्या पहनता है और क्या सेल करता है, ठीक है। तो मैं उनके हिसाब से फिर इंटरेस्ट यहाँ पे लिखूंगा। अब मैं ब्लॉगिंग में किस तरह इंटरेस्ट दूंगा, ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट हम लोग इस तरह देते हैं जब हम लोग कीवर्ड रिसर्च मारते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो इंटरेस्ट वाले हैं, जो हमारे जो टारगेट ऑडियंस है, ये पता जब चल जाता है ना, उसके बाद मैं इंटरेस्ट को देखता हूँ। अब अमेरिका के अंदर मैंने किस किस्म के लोगों को टारगेट करना है, मतलब ये कि मैं अगर ब्लॉग लिख रहा हूँ फूड के बारे में या किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेरा जो टारगेटेड ऑडियंस वो कौन होगी, वो टेक्नोलॉजी वाले होंगे, फिर टेक्नोलॉजी में यूनिवर्सिटीज़ वाले होंगे, फिर उसके अंदर मेरे पास डॉक्टर हजरात होंगे, प्रोफेसर हजरात होंगे। तो उस हिसाब से फिर मैं ब्लॉग लिखूँगा, फिर मैं उन्हीं के लिए उन्हीं की ज़बान में बात आके करूँगा, तो तब कहीं जाके मेरा ब्लॉग क्लिक करेगा और उस पर ट्रैफिक आएगी, वरना ट्रैफिक नहीं आएगी। ये इसी तरह की बात है, अगर मैं वीडियो बनाऊँ ना और मैं वीडियो में आके मोटी गाड़ी उर्दू बोलनी शुरू कर दूं और मोटी गाड़ी इंग्लिश बोलनी शुरू कर दूं, आम बंदे को मैं समझा रहा हूं तो उसको समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं किसी बड़े बंदे से बात कर रहा हूं तो उसके हिसाब से मैं बात करूंगा, ठीक है। ये फ़र्क होता है। तो इसे इस्लाम हमारी हदीस में आता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हर किसी को उसके स्टेटस के मुताबिक आकर बात करो, ठीक है। बादशाह से बात करो तो उसके स्टेटस के मुताबिक बात करोगे, और ग़ुलाम से बात करो तो उसके स्टेटस के मुताबिक बात करोगे, उसकी लैंग्वेज में आकर। ये आपका इंटरेस्ट है। तो आपको जब ये पता चले लोकेशन कौन सी है, टॉपिक कौन सा है, और मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, यानी कि मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और मेरा टारगेट है PhD स्कॉलर्स, तो मैं PhD स्कॉलर में फिर बात करूँगा, उनकी लैंग्वेज में बात करूँगा। अगर मेरा टारगेट है आम बंदा तो मैं उनकी लैंग्वेज में बात करूँगा। तो इंटरेस्ट मेरे पास ये होता है। और बिहेवियर, ये भी तकरीबन दोनों एक जैसी हैं, थोड़ा सा इसमें हल्का सा डिफरेंस है। वो ये आता है कि बिहेवियर मेरे पास किस किस्म की चीज़ें पढ़ते हैं, उनका टेस्ट क्या है, उनका जो टेस्ट इस मुकाबले में कि वो किस किस्म की चीज़ें पढ़ते। अब ब्लॉग के बारे में हम चूँकि बात कर रहे हैं तो रीड क्या करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक कैपिटलिस्ट को अगर तुम उसकी ज़बान में बात नहीं करोगे और किसी और टॉपिक को छोड़ोगे, उसके अगर तुम कार्ल मार्क्स बोलना शुरू कर दो, सोशलिज्म बोलना शुरू कर दो, तो तुम्हारी बात को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो उसके टेस्ट में आकर उससे बात करनी पड़ती है।
तो ये चीज़ें देखनी ज़रूरी होती हैं हमें। थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता डिफ़िकल्ट हो रहा है मामला, हमने डेटा घबराना नहीं है। हाँ, प्रीवियस रिकॉर्ड से ये देखेंगे किस तरह डेटा से देखोगे, ये देखो यहाँ पे मैं आया हूँ सिंपल, ये देखो अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये कीवर्ड मैंने दे दिया, बल्कि ऐसे करते हैं, इसको मैं पाकिस्तान ही कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए। अपनी कंट्री कर देते हैं। अब ये अच्छा सवाल आपने किया है कि डेटा कहाँ से लेंगे हम लोग, मेन चीज़ तो वही है ना, डेटा है हमारे पास, और ये हो जाए अल्लाह करे यार, चलना यार। अच्छा ये देखो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, और मिसाल के तौर पर इसमें से कोई भी एक सवाल मैं ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पर ये ले लेते हैं, इकनॉमी फॉर 2024। अब मैं चूँकि पाकिस्तान में रहता हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा, मैं यहाँ पे एक दो ब्लॉग जैसे ही मैं पढ़ लूँगा ना, तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि लोगों का टेस्ट क्या है, लोग किस किस्म का मटेरियल पसंद करते हैं, तो मुझे ब्लॉग लिखने में मुझे आसानी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं इधर आया, अब ये तो चलो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है ना, तो बहुत, ये तो खैर पूरी एजेंसी है, इसमें कोई देखते हैं, ये अब देख लेते हैं इसको। चलो जेपी मॉर्गन को जानते हो आप लोग? नाम तो सुना होगा ना, हाँ ये वही है। तो इसका भी ब्लॉग देख लेते हैं, ठीक है। इसका वजह मैंने ब्लॉग चेक किया, थोड़ा सा पढ़ लिया, मुझे अंदाज़ा हो गया कि यार इस किस्म के लोग इस क्वेश्चन पे इस किस्म के ब्लॉग्स लोग पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि लोगों का टेस्ट क्या है, लोगों का इंटरेस्ट क्या है, लोगों का बिहेवियर क्या है। फिर मैं क्या करता हूँ, या तो इस जैसे ब्लॉग्स लिखता हूँ, या फिर कोई नई ट्विस्ट से कोई नई आउट ऑफ द बॉक्स बात फिर मैं करता हूँ। अब समझ आ गया आप लोगों को? इस तरीके से हम लोग डेटा का इस्तेमाल करते हैं, डेटा का यहाँ से इस्तेमाल होता है। हमारा डिजिटल मार्केटिंग का काम ही सारा डेटा पे होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग डेटा लेते हैं और इसी डेटा को आप लोग अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। डेटा वगैरह आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, खुद से कुछ भी नहीं करना कि यार मैं बैठा हूँ और किताब मैंने रखी हुई है और मैं बैठ के ब्लॉग लिख रहा हूँ, ये नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। टूल्स का इस्तेमाल करना है लाजमी। टूल्स मैंने आप लोग कुछ बताए हुए, आंसर द पब्लिक है, नील पटेल है मेरे पास, वर्ड स्ट्रीम है, सीम रश है, इन टूल्स का आप लोगों ने लाजमी इस्तेमाल करना है, इसके बगैर आप लोगों ने नहीं जाना। एक और टूल भी है, मैं आप लोगों को उसमें से भी बता देता हूँ कि वहाँ से हम लोग किस तरीके से लेंगे डेटा। एज वगैरह किस तरह? जी एज वगैरह, एज भी बताता हूँ आपको। एज तो आप लोग खुद वो लगाओगे ना अंदाज़ा। मिसाल के अभी मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड वगैरह लिख लेता हूँ, इकोनॉमी के ऊपर देखते हैं। अभी मैं आगे इस पाकिस्तान के बना, पाकिस्तान में ये वर्ड इस टाइम रैंक कर रहा है मेरे पास 4400 बंदा इसको सर्च कर रहा है पूरे पाकिस्तान में। और जो एसईओ डिफ़िकल्टी लेवल कितने हैं? 76। थोड़ा सा मैं नीचे आऊँ ना, तो यहाँ पे मुझे कुछ टॉपिक्स दे रहा है, पाकिस्तान में किस किस्म के क्वेश्चन मेरे पास रैंक कर रहे हैं, ठीक है, किस किस्म के टॉपिक्स मेरे पास चल रहे हैं, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, और किस किस्म के कौन कौन से कीवर्ड्स मेरे पास यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। और टोटल यहाँ पे देखिए सर्च कितनी है मेरे पास, 41,000। अब ये 41,000 तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बंदा एक एक नहीं देख सकता ना, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लें, कुछ ऐसे देख लें जो कि हाईली सर्चेबल मेरे पास क्वेश्चंस हैं। जैसे ये देखें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं ना, इसमें से 5-6 क्वेश्चन भी अगर आप लोगों ने देख लिया जो कि हाईली सर्चेबल है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख लें जो कि कम सर्चेबल हैं, ठीक है। तो दोनों आपको वॉल्यूम लिया हुआ है, ठीक है। जब ये देखें पाकिस्तान में इस टाइम सबसे ज़्यादा सर्च क्या हो रहा है, हाउ बैड इज़ पाकिस्तान इकॉनमी, कितना सर्च हो रहा है, वॉल्यूम इसका कितना है, 590, 590 पर डे। तो जितना आप लोग नीचे नीचे जाते जाएंगे ये कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आप लोग 4-5 भी देख लेंगे तो यू विल गेट नोटिस कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। आपको अपने लिए टॉपिक ढूंढने में आसानी होगी, या आपके लिए भी है सर। आप जब साफ आप ये आपके लिए इस तरह है कि आपको मिसाल के तौर पर किसी टॉपिक पे लिख रहे हो ना, तो आपके लिए आसानी हो जाती है कि यार आपको डेटा तैयार मिल रहा है, किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा ये सर एक चीज़ जी जी, दो तो पूछो। डेटा तो मैंने 2-3 जगहों से उठा दिया, हाँ जिस तरह आपने बताया ये ब्लॉग सर्च किया हो सकता है, और मैंने कंबाइन करके एक पाइपलाइन बता दिया, लेकिन वो तो सारा का सारा प्लेजरिज्म आएगा, इसको रिमूव करना। हाँ ये अच्छा सवाल इसने किया, ये अच्छा सवाल तुमने, गुड क्वेश्चन। अच्छा इसमें ये है कि यहाँ से हम लोग ब्लॉग नहीं उठाते, यहाँ से हम लोग क्या उठा रहे हैं, हम यहाँ से डेटा उठा रहे हैं कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। ब्लॉग हमने अपना लिखना है। हाँ ब्लॉग, ये जो तुम्हारा दूसरा सवाल था ना कि प्लेजरिज्म,
इसके लिए अपने टूल्स होते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह तुम लोगों को बताऊंगा। अभी तुमने अपना ब्लॉग तो लिख लिया, जैसे आप लोगों ने मुझे ब्लॉग लिख के दिए थे ना ग्रुप में, अभी आप लोगों ने वो ब्लॉग उठाना है और उस टूल में डालना है, वो आपको खुद ही बता देगी कि कौन सी लाइन कहाँ से उठाई गई है, तो वो लाइन आप लोगों ने चेंज कर देनी है। लेकिन ब्लॉग खुद ही लिखने, यहाँ से आपको 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 एक्चुअली क्या मिल रहा है, कौन से क्वेश्चंस मेरे पास सर्चेबल हैं, कौन से कीवर्ड्स, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अब मुझे क्या लिखना है। ठीक है, तो आपका काम आसान हो गया, आपको कहीं ज़्यादा सर्च मारने की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट यूजिंग द टूल्स एंड राइटिंग योर ब्लॉग। अब आप लोगों की अपनी मर्जी, आप लोग अपने ब्लॉग के हिसाब से लिखेंगे। और जो आपका सवाल था ना, यहाँ से सिर्फ आइडिया आएगा, ब्लॉग आपने अपना लिखना है। हाँ, ब्लॉग को फिर हम चेक करवाएंगे, उसके अपने टूल्स हैं वहाँ पे डालकर कि आया ये ब्लॉग मेरा अपना है या ये किसी और की लाइन में मिले। अगर वो किसी और का ब्लॉग आपने लिखा हो तो आपके ऊपर कॉपीराइट आ सकता है आपके अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। गुड क्वेश्चन। और किसी कोई सवाल इस दौरान तो नहीं है सर इसमें ये 30% जी? 30% नहीं समझ आई। ये वायु के साथ जो अच्छा, ये मेरे पास इसकी वो बता रहे कि इस टाइम इसकी डिफिकल्टी कितनी है, नहीं क्वेश्चंस की डिफिकल्टी कम है कि ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये देखो यहाँ पे 46, 78, 70 में चल रहा है। अब चूंकि वो क्वेश्चंस मेरे पास सबसे ज़्यादा चूंकि रैंक कर रहा है, तो उसकी मेरे पास जो डिफिकल्टी है कम है। अगर इसी क्वेश्चन के ऊपर अगर मैं भी ब्लॉग लिखता हूँ, चांसेस ज़्यादा हैं कि लोग मेरे ब्लॉग लोग सर्च करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ज़ाहिर बात है जितना मैं नीचे आते जाऊँगा तो उतना मेरे पास जो डिफिकल्टी होगी वो भी मेरे पास चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें ये चूँकि खैर तकरीबन कुछ 4000 समथिंग सर्चेज है ना, तो आप लोग बस, मैं ज़्यादा मत देखा करें, 5-6 इस तरह देख लिया करें, तो आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। अब ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों ने टॉपिक कौन से लेने हैं। ठीक है, तो इट्स टोटली डिपेंड, कोई भी टॉपिक लेके एच एंड एवरीथिंग ये आपको रियल टाइम फिगर्स आपको देगा। ठीक है, समझ आएगी आप लोगों को? जी जी, दो तो पूछें। हाँ हाँ, तो वो तो मतलब सिर्फ हमने ये लिखना होता है कि डायमंड है या एमराल्ड है या जो भी A to Z जो भी है। हाँ, सर ये तो उसमें तो ये सवालात हम नहीं लिख सकते ना कि व्हाट इज एमराल्ड। नहीं, आप उसमें इस सवालात से देखो, ये ज़रूरी नहीं। अब आपका जेम स्टोन है ना, अब लोग जेम स्टोन के बारे में क्या सर्च कर रहे हैं वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। नाम आपने मिसाल नहीं, इस तरह नहीं, आपका जेम स्टोन है ना, जो भी है, मुझे नहीं पता जेम स्टोन कितने होते हैं ना, तो जेम स्टोन को उठा के आपने सर्च बार में डालना है। ये आपको ये बता देगा कि उस जो स्पेसिफिक वर्ड है उसके बारे में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि यार इसके बारे में लोग ये सर्च कर रहे हैं, अगर मैं इसके ऊपर अगर ब्लॉग लिखूंगा तो मेरे ब्लॉग के रैंक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप समझ आइए आपको? एग्जैक्टली किसी पुरानी चीज को उठा के जिस तरह क्वेश्चन डाला ना कि लोग इसको सर्च कर रहे हैं, इस पे लिखना ज्यादा मुनासिब है या कोई नया टॉपिक? हाँ, ये सिर्फ आपको क्वेश्चंस की आइडिया देगा। हाँ, अब आपने अपने हिसाब से फिर ब्लॉग को लिखना है कि एक तो ये कि ये लोग इसलिए सर्च इंजन के अंदर आ रहे हैं कि 5000 लोग इसको सर्च कर रहे हैं, तो इसके ऊपर 5000 लोगों ने लिखा भी होगा। ठीक है, अगर इसकी नहीं, कीवर्ड 5000 था, नहीं मैं क्वेश्चन तो 500 भी नहीं थे मेरे ख्याल में सारे पाकिस्तान में। 200 लोगों ने, हाँ ठीक है, हाँ 200 लोगों ने लिख दिया, इसके बीच में मैं लिखूंगा। हाँ, तो क्या हम जो बैठे हुए सारे बिगिनर्स, हमारी लेवल उतनी है कि हम 200 लोगों की गुड क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल इसने किया है, ये अच्छा सवाल किया है। सीखल पास समझ आ गई मुझे, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसी को हम लोग लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पे क्या सवाल आ रहा था मेरे पास कि 590 लोगों ने क्या सर्च किया, हाउ बैड इज पाकिस्तान इकोनॉमी। मुझे पता चल गया कि यार ये वाला क्वेश्चन लोग ज़्यादा सर्च कर। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं ये नहीं लिखूंगी हाउ बैड इज पाकिस्तान, मैं ये लिखूंगा हाउ कैन मैं पाकिस्तान की बैड इकोनॉमी को किस तरह अच्छा कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर ब्लॉग लिख लूँगा। तो जब लोग ये सर्च करेंगे ना तो मेरा ब्लॉग खुद ही उनको सामने नज़र आ जाएगा। मैं सिर्फ वर्ड्स ही इस्तेमाल करूँगा, बैड पाकिस्तान इकोनॉमी, और क्वेश्चन में चेंज कर दूँगा, अल्टर कर दूँगा मैं। एक ये तो हो गया। एक दूसरा सवाल आपका कि अब 500 बंदा सर्च कर रहा है, तो अब आप लोग तो बिगनर्स हैं, तो आपके ब्लॉग किस तरह रैंक होंगे? गुड क्वेश्चन, अच्छा आ सकता है सवाल। उसके लिए जवाब ये है कि आप लोगों ने कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं अपने ब्लॉग के अंदर।
ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है उसकी। क्या करना है, टाइटल, ये जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों ने कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं। दूसरा, इंटरलिंकिंग करनी है। तीसरा, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे और बैकलिंक्स के थ्रू आप लोगों ने अपनी ब्लॉग पे ट्रैफिक लानी है। जब आप लोग ये करेंगे तो आपकी भी ब्लॉग के चांसेस रैंक होने के बढ़ जाते हैं। और ये हो नहीं सकता कि आप लोग लिखें और आपके उस पर ट्रैफिक ना आए, ये हो बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन उसमें शर्त ये है कि कंटेंट आपका अपना हो, एआई का ना हो। एआई जनरेटेड कंटेंट रैंक नहीं करता। ये आपका सवाल अच्छा था। तो 3 चीज़ें आ गई इसके अंदर। एक तो आपने क्वेश्चन लेना है, यहाँ से आइडिया मिल गया, उसी आइडिया को थोड़ा सा अल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, और फिर उसके अंदर आप लोगों ने अपने कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना है जो कि हाईली सर्चेबल हो मेरे पास। ओके, हाईली सर्चेबल हो और उसकी एसईओ डिफ़िकल्ट लेवल कम हो मेरे पास। टाइटल के अंदर भी, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, मैक्सिमम 5, 6, 7 इतने दे दें, और लिंक्स डालने हैं उसके अंदर, बैक लिंक्स डालने हैं आप लोगों ने उसके अंदर, तो आप लोगों के चांसेस ब्लॉग के रैंक करने के बढ़ जाते हैं। नहीं, इंटरलिंकिंग आप कल वाली क्लास में शायद नहीं थे। इंटरलिंकिंग ये होता है कि जब आप ब्लॉग लिखते हैं ना, तो आपने वेबसाइट देखी होगी ना, वेबसाइट आप खोलते होगे ना, उसमें बाज़ वर्ड होता है वो ब्लू होता है, उसके बाद क्लिक करें तो एक और वेबसाइट बना चला जाता है, उसको इंटरलिंकिंग कहते हैं। हाँ, उसको हम लोग बैक लिंक कहते हैं। नहीं, यहाँ पे ये टर्म्स यूज़ होती हैं ना, तो हम लोग यही टर्म्स बोलेंगे, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं इंटरलिंकिंग। तो इंटरलिंकिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि गूगल की सर्च इंजन आपको आपके ब्लॉग को SRP पे रैंक कर लेता है, ठीक है। तो उसकी, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि उस ब्लॉग की जिसमें इंटरलिंकिंग ज़्यादा हो, उस ब्लॉग की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। अब समझ आ गया सबको? ये भी मैं बताऊंगा भी आपको, खैर ऐसी बात नहीं है, आप लोग को समझ आएगी। तीसरी चीज़ इसके अंदर मेरे पास आती है बिल्डिंग अथॉरिटी। बिल्डिंग अथॉरिटी मेरे पास क्या चीज़ होती है, हम लोगों ने ये नहीं कि एक आध ब्लॉग दिया, 2 दिए, 4 दिए और बस हमारी ब्लॉग रैंक हो गई, नहीं, पब्लिश हम लोगों ने करना है कंसिस्टेंटली, ठीक है। लेकिन उस ब्लॉग में क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा कि इनसाइटफुल हो, ठीक है, और उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास पड़ी हो। इसके अलावा उसके अंदर किसी इंडस्ट्री की बात हुई हो। इंडस्ट्री क्या मतलब, फूड के ऊपर अगर आप लोग बात कर रहे हैं ना, तो कोई ये आके सर्च नहीं करेगा कि व्हाट इज़ फूड, व्हाट आर द बेस्ट फूड्स, ये नहीं, कोई ऐसी चीज़ आप लोगों ने लिखनी है जो कि लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सके किसी इंडस्ट्री के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर बात करनी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कोई ऐसी बात आप लिखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर आप लोगों ने शायद नोट किया हो कि एनवीडिया का जो अभी फाउंडर है, उसका भी वो, तो उसने अभी एक नया रोबोटिक मॉड्यूल पेश किया, तो आप लोग इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी इंडस्ट्री के ऊपर बात करनी, इससे क्या होगा, आप यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दिस बिल्ड ट्रस्ट विद द ऑडियंस एंड फॉस्टर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ये बड़ा ज़रूरी है कि उसके अंदर झूठ ना हो। जिस तरह लोग क्लिक बेट थंबनेल्स होते हैं ना, इस तरह क्लिक बेट ब्लॉग्स भी होते हैं, ऊपर कुछ लिखा होता है, क्लिक करो अंदर कुछ होता है, तो उससे नुकसान ये होता है कि ऑडियंस आपकी दोबारा नहीं आती, वो ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप कोई ऐसी नई बात दे रहे हैं ना अपनी इंडस्ट्री में, जैसे मिसाल के भाई ये सहाफ़ी है, तो ये सहाफ़त में कोई ऐसी बात, ऐसी चीज़ पे ब्लॉग लिखता है कि वो कोई नई चीज़, कोई नई इन्फॉर्मेशन दे रहा है अपने व्यूवर को, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी, जिस तरह मरियम नवाज़ के बारे में किसी ने कुछ लिख दिया, पंजाब हुकूमत में ये करने वाली है, या वो ये करेगी तो उससे ये हो जाएगा, तो लोग इंटरेस्ट होता है, तशवीश पैदा होती है लोगों के जहन में, और फिर लोग उस पर क्लिक करते हैं। तो आप लोगों ने इस तरीके से बिल्डिंग अथॉरिटी बनानी होती है अपनी। गूगल पे जब हम लोग इस तरह चाहते हो ब्लॉग्स आ जाते हैं सामने, तो उससे ये होता है कि आपकी क्या होता है, ऑडियंस के साथ आप लोगों का एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बन जाता है, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर BBC जब ब्लॉग देता है हर कोई देखता है, ठीक है। डेली पाकिस्तान का आई थिंक सो ब्लॉग देता है, प्रो पाकिस्तानी एक है, वो बड़े अच्छे ब्लॉग्स देता है इंशाल्लाह। हाँ, जियो न्यूज़ भी नहीं हाँ वो भी देते हैं, वो तो खैर साफ़ी है ना। इस तरह हमारे पास हिशाम सरवर है, बीइंग गुरु उसकी वेबसाइट है, वो अपने ब्लॉग्स देता है, तो उसके उस पर कुछ यूज़फुल इनसाइट्स दे रहा होता है। आखिरी मेरे पास पॉइंट आता है वो है इंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन। इंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन किस तरह आती है, 3-4 चीज़ें हमारे पास, इधर मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद अभी फिर ब्लॉगिंग की प्रैक्टिस करते हैं। चलो इधर लिख लेता हूँ।
सबसे पहले मेरे पास आता है सोशल मीडिया, ठीक है। दूसरा मेरे पास आता है कमेंट सेक्शन, और तीसरा इसमें मेरे पास आता है कि उसकी रीडेबिलिटी, ठीक है। आपने ब्लॉग लिखा, आप लाजमी उसका लिंक सोशल मीडिया पे दें, ठीक है। उससे ये होगा कि आपके उसमें इंटरेक्शन आएगी। दूसरी चीज़ कमेंट सेक्शन, जो ब्लॉग होता है उसमें नीचे कमेंट सेक्शन होता है, जब उस पर कोई कमेंट करे तो आप उस पर ज़रूर रिप्लाई दें, उससे भी ये होता है कि आपकी इंगेजमेंट बढ़ती है। अच्छा, ये चीज़ सोशल मीडिया के लिए भी है, कमेंट्स पर रिप्लाई देने से ऑर्गेनिक रीच में इजाफा होता है। तीसरी चीज़ मेरे पास आती है कि ब्लॉग आपका इस तरह हो कि लोग उसको पढ़ें, वो उसको जब कोई पढ़ रहा हो तो वो आखिर तक जाए। इसमें एक टर्म यूज़ होती है हमारे पास, उसको हम लोग कहते हैं CTR, क्लिक थ्रू रेट। ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग देखते किस तरह है, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट, मिसाल के तौर पर ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, ये मैंने इस पर ब्लॉग दिया हुआ है, ठीक है। एक बंदा आया, वो यहाँ से शुरू हुआ और वो यहाँ तक आ गया, ठीक है ना, 50%। अब क्लिक थ्रू रेट मुझे ये बताएगा कि एक बंदा आया और उसने 50% तुम्हारा ब्लॉग देखा है, ओके। ये आपको एवरेज व्यू बताता है, ये इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर आपका एवरेज व्यू आ रहा है मिसाल के तौर पर 20 to 35%, इसका क्लिक थ्रू रेट आ रहा है कि इतने लोगों ने नीचे तक गए हैं, देखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका क्लिक थ्रू रेट अच्छा है। इसको हम लोग दूसरी ज़बान में, वीडियो की ज़बान में इसको हम लोग कहते हैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन, कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन मेरे पास क्या है। एवरेज व्यू ड्यूरेशन जितनी ज़्यादा होती है तो यूट्यूब या कोई भी प्लेटफॉर्म खुद से आपकी वीडियोस को दूसरे को सजेस्ट करता है। इस तरह ब्लॉग के ऊपर भी जितना अच्छा क्लिक थ्रू रेट होगा ना, उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक रीच आपकी बढ़ेगी। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपका जो ब्लॉग लिखने का स्टाइल हो वो इतना अच्छा हो, वो इतना इंगेजिंग हो कि उसको अगला बंदा शुरू से आखिर तक पढ़े। इसमें फिर वेबसाइट वाले काम करते हैं, वो क्या करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो बड़ी वेबसाइट्स, अभी मैं आप लोगों को खोल के भी बता दूंगा, जैसे प्रो पाकिस्तानी, वो कोई ब्लॉग लिखती है ना तो फर्स्ट 3 लाइन्स लिखेगी, उसके बाद एक ऐड डाल देगी, फिर फर्स्ट 3 लाइन्स लिखेगी, फिर उसके बाद एक ऐड डाल देगी। उससे क्या होता है, आपकी ऐड भी वॉच हो गई और आपका ब्लॉग भी लोगों ने पढ़ लिया और आपका जो क्लिक थ्रू रेट है वो भी ज़्यादा हो गया। अच्छा, इसमें एक और भी बात है, अपने कंटेंट को अच्छा लिखने के लिए कोई भी बंदा लिस्ट बैठ के नहीं पढ़ता, लेकिन अगर बुलेट पॉइंट्स में चीज़ लिखी हो ना तो वो बैठ के पढ़ लेता है, ठीक है ना। जितना शॉर्ट कंटेंट हो वो बैठ के पढ़ लेता है। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक बंदे का ब्लॉग बताया था, सेथ गॉर्डन का ना, तो वो बंदा लिखता है, जब ब्लॉग्स लिखते हैं तो बहुत शॉर्ट लिखता है। उसके सारे ब्लॉग्स मेरे ख्याल में से 150 वर्ड्स के होते हैं, 200 वर्ड्स के मैक्सिमम होते हैं। तो इस बंदे का क्लिक थ्रू रेट भी क्या होगा, 100% हो गया। अच्छा, ये चीज़ें सोशल मीडिया में भी यूज़ होती हैं। ये जो टर्म है ना क्लिक थ्रू रेट, ये हम लोग अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि किस तरह हम लोग नापते हैं। सोशल मीडिया पे अक्सर वीडियोस होती हैं ना, मीम्स वगैरह, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, ये क्यों बनाते हैं? ये इतने अच्छे नहीं है कि हमारे लिए बनाते हैं, वो एक्चुअली क्लिक थ्रू रेट अपना बढ़ाते हैं। तो जब वो 5 सेकंड तक कोई पूरी देख लेना वीडियो, या एक और वीडियोज़ होती हैं आप लोगों ने देखी होंगी, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दुनिया के 10 अमीर तरीन आदमी कौन है, तो वो 10 से शुरू करता है, 10, 9, 8, 7, 6 और फिर आखिर 1 तक जाता है। वो क्यों करता है? वो क्लिक थ्रू रेट बढ़ा रहा होता है अपना। जितना ज़्यादा एवरेज व्यू ड्यूरेशन होगा आपकी वीडियो पे और ब्लॉग में जितना ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट होगा, आपके ऑर्गेनिक रीच के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अपनी लिखने की सलाहियत को आप लोग अच्छा करें। सर आपको समझ आ रही है? आपका मैं देखूंगा ब्लॉग इंशाल्लाह। आप तो साफ़ ही है ना? मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। 2 तो ऐड करो। तो अभी रिसर्च हुई है ना जी हाँ। तो आपको बताती है कि आपकी 70% जो ऑडियंस है वो 15 सेकंड बाद वीडियो के अंदर अपना इंटरेस्ट यूज कर जाती है। मतलब ज़्यादा जितनी ना बना रही है स्लोली, अटेंशन स्पैन उसे कहते हैं, अटेंशन स्पैन। ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड या 2 सेकंड तक आपकी वीडियो इसी तरह, अंदाजा लग जाता है कि ये मेरे किसी काम की नहीं है। और रीडिंग का ये है कि रीडिंग को हम ब्रेन को या इस तरह का हम कह सकते हैं इट इज अ सेल्फ डाइव। हाँ
मैगजीन वगैरह वो सारी चीज़ें खत्म हुई, ब्लैक्स इस तरह है। तो जो वो बताते हैं ना कि आप जब स्टार्ट करो तो आपका जो स्टार्टिंग लाइन्स हो राइट किया राइट आपने और वीडियो के अंदर आपका पहले 20 सेकंड ठीक गए ना वीडियो के अंदर आपने जो आपका टारगेट ऑडियंस है उसकी इंटरेस्ट हो जाता है तो वो पूरा देखेगा। तो डिपेंड करता है सारा आपका ब्लॉग वगैरह जो चीज़ है वो आपके 15 से 20 सेकंड में स्टार्ट है। ये मैंने क्या लिखा है? ये मुझे नहीं नजर आ रहा है क्या है। रीडेबिलिटी ना, वही जो आपने बात की है वही मैंने यहाँ लिखी है ना। यहाँ पे मैंने अभी क्या कहा, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट बढ़ाते किस तरह, वो इसी तरह बढ़ाते हैं कि आपने जो भी ब्लॉग लिखना है ना उसको इतना इंटरेस्टिंग लिखो कि वो आखिर तक जाए। यानी कि मिसाल के तौर पर ये ना लिखो कि यार आपने एक अखबार की तरह एक पूरा वो लिख दिया पैराग्राफ, ये कोई नहीं पढ़ेगा। तो उसको कंसाइज करो, इस फॉर्म में लिखो, पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दो, ठीक है ना, नंबर्स की फॉर्म में लिख दो तो लोग लास्ट तक जाएंगे। जिस तरह वीडियोस में नहीं होता, वीडियोस में क्या होता है, लोग जब एवरेज व्यू जो ड्यूरेशन होता है वो बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, 10 चीज़ों के बारे में बता रहे तो वो 10 से शुरू होता है, 10, 9, 8 तो फिर आखिर में 1 तक जाता है। तो एक्चुअली वो क्या कर रहा होता है, वो आप पे एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ा रहा होता है। मेरा एक शागिर्द तो नहीं कह सकता लेकिन पड़ोसी है, उसने मुझसे यूट्यूब सीखा है। तो वो यूएस के जो ऑडियंस है उससे टारगेट करता होता है। वो कौन सी वीडियोस बनाता है, वो यही वीडियोस उस पर बनाता है। 10 सबसे बड़े घर, तो 10 से शुरू होगा 1 तक जाएगा। उससे क्या एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है उसका, और एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ने से उसकी वीडियोस खुद ही लोगों की सजेस्टेड फीड्स में जा रही हैं। जब ब्लॉग में भी आप करते हो ना तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना अच्छा क्लिक थ्रू रेट होगा ना, याद रखो, जितना अच्छा ब्लॉग में, तो उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके कि आपका ब्लॉग रैंक बहुत जल्दी कर जाए। इस तरह वीडियोस के अंदर जितना अच्छा एवरेज व्यू ड्यूरेशन होगा ना, उतने ज़्यादा चांस है। क्यों कि लोगों का अटेंशन स्पैम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया है। ख़ास तौर पर ये शॉर्ट्स नहीं होती टिकटॉक, ये इसकी वजह से। मैं अब मेरे मोबाइल में ना टिकटॉक है, ना इंस्टाग्राम है, ना फेसबुक है, मैं नहीं रखता, मैं सिर्फ लिंक्डइन रखता हूँ। मेरा टिकटॉक, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक, मेरे सोशल मीडिया मैनेजर्स ही काम संभालते हैं, ठीक है, वो संभालते हैं, वो उनका काम है, वो जाने। अक्सर मैसेजेस आते हैं तो मैं देखता भी नहीं हूँ, बड़ा से बात देख लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं नहीं मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ, लेकिन मैं अपना कंटेंट खुद नहीं बनाता। मैं बंदे रखे हैं, बस वो बनवा लेते, बस लगा देते, मैं कहता हूँ बस ठीक है। क्यों, मैं अपनी इस जहन को ज़रा सा खालिस रखना चाह रहा हूँ। इस जगह को मैं बुक्स पढ़ लेता हूँ, ब्लॉग्स पढ़ लेता हूँ, ये मैं कर लेता हूँ। आपकी बात सही है। अच्छा, बस यहाँ तक समझ आ गई ना आप सबको। अच्छा, अब हम लोग आते हैं उसके ऊपर कि हम लोग प्रैक्टिकल के ऊपर अभी हम लोग आते हैं, ठीक है जी। आप ये चेक करेंगे कि किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे सीटीआर वगैरह। सीटीआर वो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए एक टूल यूज़ होता है, लेकिन वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, उसके लिए टूल यूज़ होता है, लेकिन ये इस पर फुल एक क्लास है ना, गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल। यहाँ पे डाल देता हूँ मैं सर्च कंसोल। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट को हम लोग इसकी इनसाइट्स देखेंगे और इनको हम लोग उसकी टेक्निकल एसईओ भी हम लोग गूगल सर्च कंसोल पे करेंगे। गूगल सर्च कंसोल बड़ी डीप टॉपिक है, इंशाल्लाह वो फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ब्लॉग किस तरह बनाते हैं। लैपटॉप लाए हैं, आप लोग निकालो लैपटॉप। आप लाए हैं लैपटॉप सर? सर आप जुर्माना है, चलें सर, ठीक हो गया इंशाल्लाह। जुम्मे तक हो, पीर से जुम्मा है क्लास, ठीक। अच्छा, अभी हम लोग आते हैं सीधा अपने उसके ऊपर। इसको ज़रा से इस तरफ फिरा लो। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है। चलो, इसको यूँ करो, ऐसे नहीं, मैं हाँ, ऐसे करो, और थोड़ा सा और, बस समझ आ गई आप सबको। अच्छा, अभी आप लोग खोलें अपना गूगल, भाईजान खोल लें सब, यहाँ पे देखते जाएं, खैर है, साथ साथ में यहाँ इधर भी आप लोग देख सकते हैं। गूगल पे आप लोग खोल लेंगे यहाँ पे। अच्छा, 2-3 हैं हमारे पास जिसमें हम लोग वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं। एक तो गूगल की अपनी एक है प्रोडक्ट, गूगल साइट्स के नाम से,
ठीक है, उस पर भी हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। एक वर्डप्रेस है मेरे पास, एक ई ब्लॉगर है। तो ई ब्लॉगर से हम लोग स्टार्ट लेंगे। आप लोग ई ब्लॉगर खोल लिया आप लोगों ने, ठीक है। और ई ब्लॉगर को मैं यहाँ पे, अच्छा ये इसमें मेरा अकाउंट बना भी हुआ है, मैं दूसरी को खोलता हूँ जिसमें मेरा अकाउंट ना बना हो ना, ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। जी ठीक है सही है, वो खोलो, आइकन देख लो ना, 1 मिनट। ई ब्लॉगर, हाँ blogger.com लिख लो, सही है, ठीक है। इसमें पहले इसका नाम ई ब्लॉगर था। मैंने पहला अकाउंट बनाया था मेरे ख्याल से 2010 में मैंने बनाया था पहला, सबसे पहला। यहाँ पे आप लोगों ने खोल लिया अपना, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट योर ब्लॉग सिंपल, में इस पे आ गया। एंड अच्छा यहाँ पे मैं अपना अकाउंट दे दूंगा। एक अकाउंट अपना मेन अकाउंट इसमें बना लें। अच्छा मेन अपने अपना अकाउंट प्रॉपर एक ब्लॉग अकाउंट अपना बनाएं, फिर इसी में हम लोग आप लोग इंशाल्लाह जिसके पास पैसे हों तो वो कर ले, जिसके पास पैसा ना वो छोड़ देगा। एक डोमेन भी हम खरीद के इसमें डाल देंगे। डोमेन सस्ती चीज़ होती है, 500-1000 रुपये की मिलती है, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती। 1500 की भी होती है और 15,000 की भी होती है और 15 लाख की भी होती है। लेकिन खैर नहीं पैसे, रुपए में, हाँ इंशाल्लाह। जी डोमेन का जो आपने कहा ना, हाँ ये सची फॉर एग्जांपल 1000 या 1500 ये पर मंथ है या पर ईयर है। इसका पासवर्ड भी मुझसे भूला हुआ है यार, दूसरे में खोलता। खैर वो फिर मैं साथ साथ बताऊंगा, अभी नहीं, अभी आप लोग डोमेन्स की तरफ मत जाएं। अच्छा अभी सिर्फ ब्लॉगर इसमें आपको एक डोमेन देता होता है। खैर है अब इसका पास सर उसमें जो मतलब .com के हैं वो महंगे, और उसके अलावा वो .pk या .xyz या बाकी फिर वो सस्ते हैं। जो इस तरह होता है ना? जी नहीं इस तरह नहीं होता, ऐसे नहीं होता वो, फिर मैं समझाऊंगा। खैर पासवर्ड क्या था यार, यही है। अच्छा ये आपके सामने फाइल है। सर बातें ना करें प्लीज़, जो बातें करेगा उसको मैं वहाँ खड़ा करूँगा कोने में। अच्छा ये आपके सामने आ गया। यहाँ पे देखें आपको दे रहे चूज़ योर नेम फॉर द ब्लॉग। यहाँ पे आप लोग अपने ब्लॉग का नेम दे देंगे, ठीक है। मेरी अपनी वैसे ख्वाहिश तो ये होती है कि आप लोग खुद अपने आप को ब्रांड बनाएं, पर्सनल ब्रांडिंग आप लोग सब करो, मेरी अपनी ख्वाहिश है। अगर आप लोग अपने नाम का ब्रांड नहीं बनाना चाहते तो फिर अपने हिसाब से अपनी नीश के मुताबिक ब्रांड का नाम सोच लें, ठीक है। अपना पर्सनल ब्रांडिंग में सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि व्हेन यू मेक योर सेल्फ अ ब्रांड तो यू आर मार्केटिंग योर सेल्फ, ठीक है ना। ठीक है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको खुद होता है और आपके नाम की वजह से आपकी तमाम कंपनीज चल रही होती हैं। अभी मैं हूँ ना, तो मैंने अगर मार्केटिंग एजेंसी अपनी बनाई है, इफ़ आई एम नॉट वर्किंग इन मार्केटिंग एजेंसी, मेरी मार्केटिंग एजेंसी तब भी चल रही होगी, ठीक है ना। तो पर्सनल ब्रांडिंग का ये दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, आपका PR बड़ा अच्छा हो जाता है। जो पब्लिक रिलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप लोग की अपनी मर्ज़ी जो भी टाइटल इसमें देना चाहते हैं, मैं मिसाल के तौर पर इसमें मैं दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर वर्कर्स, मैं अपने बोर्ड का नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, बोर्ड। या चलो इसको एक और काम कर लेते हैं, WWB टेक्निकल एजुकेशन KP। ओके, आप लोग अपनी अगर स्किप करना चाहते हैं स्किप कर दें, ठीक है, ये कोई वो नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग स्किप भी करना चाहें स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा ये यहाँ पे मेरे पास डोमेन आ गई, इसमें आप लोग अपनी डोमेन लिखेंगे, बनाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ एक्सटेंशन दे रहा है, देखें .blogspot की, ये फ्री है। बाद में हम लोग पैसे एक डोमेन ख़रीद के इसमें ऐड भी कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। तो आप लोग अपने नाम को सर्च कर लेंगे डोमेन में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने बताया कि नहीं डोमेन के बारे में, अच्छा डोमेन मैंने नहीं बताया। डोमेन ऑप्टिमाइजेशन जो होती है ना, 3 चीज़ें इसमें होती हैं मेरे पास डोमेन ऑप्टिमाइजेशन में, क्योंकि डोमेन की भी मेरे पास ऑप्टिमाइजेशन होती है ना। 3 चीज़ें होती हैं मेरे पास इसमें। सबसे पहली चीज़ मेरे पास इसके अंदर आती है इजी टू राइट,
टू रीड एंड टू रिमेंबर। ठीक है, लिखने में आसान हो, पढ़ने में आसान हो, याद करने में आसान हो। अब apple.com ऐसी डोमेन है कि सब याद करते हैं उसको। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसी डोमेन लिखनी जो कि लिखने में आसान हो, पढ़ने में आसान हो, याद करने में आसान हो, और आपके नीश के साथ वो कुछ आपस में मुनासिबत रखती हो, यानी कि कुछ ताल्लुक़ रखती हो। ठीक है, ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। और आपके जो भी ऑडियंस है उनके साथ भी ताल्लुक़ रखती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मेरा एक स्टूडेंट है, उसने एक डोमेन ख़रीदी थी वदान.com के नाम से। वदान को क्या कहते हैं उर्दू में? हाँ, आबाद कह सकते हैं ना। तो ये बड़ा प्यारा सा नाम है ना, वदान.com। उसने ख़रीदी 2000 रुपये में पर साल, उसने बेची 10,000 रुपये की। ठीक है, तो ये भी आप लोग डोमेन ख़रीदने बेचने का काम भी कर सकते हैं। कुछ बड़ी अच्छी अच्छी नाम सोचें, 5-6 डोमेन लेकर रख लें, तो दुनिया में अरबों की आबादी कोई तो ख़रीद लेगा ना। हाँ, डोमेन ये वेबसाइट का एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस। आज कल नई बात वाले ऑर्गेनाइजेशन है, ये अखबार भी आके नई बात वो लोग चला रहे हैं। बस हो सकता है शायद उन्होंने ख़रीद ली हो, शायद, मुझे तो काफ़ी पिछले साल की बात है ये, शायद उन्होंने ख़रीदी हो। लेकिन ये कि ये भी एक प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है ना, अभी मैंने अब डोमेन ख़रीदी है ना faroukmehmood.com, तो अगर मुझसे कोई ख़रीदेगा मेरे नाम की तो फिर मैं उसको अपनी प्राइस के हिसाब से बेचूंगा। मैंने ख़रीदी 3000 रुपये साल पे। ठीक है, नहीं स्पेसिफिक नाम पे नहीं, अपनी नीश के मुताबिक। अगर आप लोग फूड ब्लॉगर हो या टेक्नोलॉजी पे आप लोग ब्लॉग बना रहे हैं किसी भी, ठीक है, कोई क्या है, कोई क्या है, तो उस हिसाब से होगी। लेकिन 3 चीज़ें ना उसके अंदर, राइट, रीड एंड रिमेंबर क्या हो, ईजी हो। ठीक है, आसान से याद किया जा सके, आसान से लिखा जा सके, और उसकी ऑप्टिमाइजेशन बड़ी ज़रूरी है। लंदन के अंदर, यूके के अंदर आई थिंक मैंने एक पोस्ट देखी थी, उसने क्या किया हुआ था, अपने रेस्टोरेंट का नाम रखा हुआ था नियर बाय रेस्टोरेंट, आई थिंक इस तरह का कोई नाम था। तो नियर बाय रेस्टोरेंट तो हर कोई लिखता है ना मेरे ख्याल में से गूगल मैप्स पे, तो जो भी लिखेगा तो उसका जो रेस्टोरेंट होगा वो टॉप पे ही आ जाएगा। तो डोमेन की एसईओ करना भी ज़रूरी होता है। अच्छा, ठीक है, आप मिसाल के तौर पर मार्केटिंग एक ऐसा वर्ड है कि कोई भी लिखेगा तो आपकी डोमेन ऊपर टॉप पे नज़र आएगी, हाईली सर्चेबल है। सर ये जो जिसमें यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है सर, मेरा अब पेज है रीजन रिदम पे, हाँ, तो अब मैं वो रीजन रिदम में यहाँ टाइटल लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हैं, और ये बाद में चेंज भी कर सकती हैं टाइटल, सिर्फ डोमेन नहीं चेंज होगा। रीजन रिदम, बिल्कुल लिख सकती हैं, आप लिख सकती हैं। ये तो टाइटल है ना, ये ऊपर शो होगा। डोमेन से लोग आपको सर्च करेंगे, याद रखें, डोमेन से सर्च करेंगे आपको। अच्छा, तो डोमेन लोग इसी तरह के लिखते हैं जो आसानी से लिखी जा सके, याद की जा सके, और आसानी से रीड की जा सके। ठीक है, और उसकी ऑप्टिमाइजेशन होनी ज़रूरी है। जी, apple.com, microsoft.com, api.com कुछ और भी हम लोग ले सकते हैं इसमें, क्या कर सकते, नहीं पंक्चुएशंस नहीं ऐड कर सकते, पंक्चुएशंस नहीं ऐड कर, स्पेलिंग्स में आप लोग कुछ कर सकते हैं, पंक्चुएशंस नहीं ऐड, इस 2 चीज़ें नहीं ऐड होती डोमेन में, स्पेस और आपकी वो जितनी भी पंक्चुएशंस हैं ये ऐड नहीं होती। बाकी कुछ भी अभी एक और डोमेन थी, मेरा एक दोस्त ने कारोबार शुरू कर रहा था लेकिन उसने डोमेन ख़रीदी थी, कल्तूर, कितना प्यारा नाम है। मैं आई थिंक इसकी नहीं है, या किसने ख़रीद लियो आप तो नहीं कह सकता, लेकिन उस टाइम नहीं थी। ठीक है ना, मतलब पड़ी हुई थी लोगों को, ठीक है ना, किसने ख़रीदी नहीं थी। तो ऐसा भी नाम आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन आपका एड्रेस होता है एक्चुअली। एक नाम पे खरीद लिया, हाँ, उसका नाम नहीं चेंज सकते, नहीं ये चेंज पे नहीं कर सकते। आपने एक दफ़ा जिस नाम पे डोमेन खरीद वो अब आपकी प्रॉपर्टी हो गई, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अलबत्ता ये बाकी टाइटल और नेम ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो डोमेन ज़रा सोच समझ के दे दें। हम मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे दे देता हूँ www.technical edu। हाँ, डोमेन चेंज नहीं होता, बस एक दफ़ा आपने जो कर दिया। ठीक है, अभी मैं देखूँ ये है कि नहीं है। ये देखो, अगर ये अभी देखें एक बात पूछूं जी, सपोज हमने वेबसाइट बना दी एक डोमेन पे, सही, और हमें वो डोमेन पसंद नहीं है लेकिन वेबसाइट हम वही रखना चाहते हैं, हाँ डोमेन चेंज होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा भी तरीका
वो जो मैंने आपको कहा है ना, डोमेन ख़रीद के मैं इसमें आपको तरीका बताऊंगा, वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। डोमेन चेंज कर सकते, जो वेबसाइट वही रखो, डोमेन चेंज कर दो। एड्रेस है ना, ये तो एड्रेस है ना। ये इस तरह है जैसे आपका अपना घर है, आप अपने घर को उठा के किसी और एड्रेस पे डाल दो। डोमेन क्या एड्रेस है, ठीक है, वेबसाइट एड्रेस है। ये आप टाइटल दोबारा स्टार्ट कर सकते किस तरह? हैं, ये आप अपना website मैं नहीं समझा क्या। प्रीवियस वाला टाइटल से प्रीवियस नहीं समझा मैं, ये इसकी बात कर रही हैं। हाँ, इसको आप स्किप भी कर सकती हैं, बाद में ऐड कर दें, ठीक है। ये ऐसे वो नहीं है, बाद में चेंज भी हो सकता है। ये टाइटल है, डोमेन नहीं चेंज होता, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे मैंने ये डोमेन लिखी है ना, तो यहाँ पे मुझे शो कर है कि यार ये डोमेन आपकी किसने अभी तक नहीं ली। अगर मैं कोई मशहूर डोमेन यहाँ पे लिख दूंगा तो वो फ़ौरन उसको पकड़ लेगा कि ये किसी के पास है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ज़रा ये साथ साथ करते जाएंगे आप लोग। हाँ, ये अभी मैंने वो किया ना प्राइसलेस जेम, ये कितनी की बता। हाँ, ये अभी ये को किसने ली हुई है। नहीं ब्रोकर है ना, ये तो ब्रोकर है ना बीच में। ये ब्रोकर आपसे 12,000 ले रहा है अपनी फीस, वो बात करेगा आगे। अच्छा ये सिर्फ फीस है ब्रोकर की। सही। ये मैं बताऊंगा, अभी इस तरफ मत जाओ, अभी इस तरफ मत जाओ। नीच के मुताबिक होगा ना, नीश के मुताबिक भी कर सकते हैं, अपने ब्रांडिंग के मुताबिक, अपने नाम की भी कर सकते हैं। अब मैंने अपने नाम की हुई है, आप डेट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। आपकी मर्जी, आपकी नीश करते हो अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से, करते अपने नाम के हिसाब से करते हो। तो ये डिस्प्ले नेम भी वही नेम लिखें, जी डिस्प्ले नेम का भी वही नेम। हाँ, ये डिस्प्ले नेम आपके ब्लॉग पे शो होगा, ठीक है। इसको भी ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसको, मिसाल के तौर पर मैं इसको दे देता हूँ, चलो इसको भी मैं सिंपल दे देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। फिर उसके बाद अंदर जाते हैं, जो बाज़ बच्चे जो यहाँ पे फारग बैठे हैं अंदर जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अंदर, ठीक है, सही है, प्रैक्टिस करते हैं अंदर ताकि आप लोगों का टाइम ना ज़ाया हो। एंड ये फिनिश हो गया मेरे पास, तो जो अवेलेबल नहीं होते प्रोसेसिंग कर रहा है। लेट्स सी, ये देखो यहाँ पे अब मेरे पास आ गया इसका बैक एंड, ओके। ये मेरे पास मेरी ब्लॉग का बैक एंड है। अब ये क्या क्या चीज़ें होती हैं मेरे पास, हमारे पास अलर्ट नॉट शो बता। हाँ, क्या है मुझे बताओ। स्क्रीन स्पेस दिया बता, स्पेस नहीं देना। डोमेन में स्पेस और वो नहीं देते हो जो पंक्चुएशन। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं ना। नहीं, ये किसी ने लिया हुआ है, चेंज करो इसे, ये किसी के पास है इसको। अब ये देखें, ये भी मेरी ब्लॉग ये इस तरह नज़र आ रही है। अब हम लोग इसको सेट करना है थोड़ा सा, किस तरह सेट करेंगे इसको। अच्छा, पहुंच जाए रास्ते में। खैर अभी ये मुझे तो पहले देख लें, फिर बाद में करें ना आप लोग। मैं टाइम देता हूँ, फिर सबकी बारी। अभी अंदर जाते हैं, टाइम है। खैर ये ज़रा यहाँ पे देखें आप लोग सर, बस यहाँ देखें, यहाँ पे देखें आप लोगों को सामने दो तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। सबसे पहला पोस्ट है, जो पोस्ट आप लोग देंगे यहाँ पे शो होगा, ये इसको भी छोड़ देते हैं। फिर हमारे पास स्टैट्स आते हैं। स्टैट्स क्या होते हैं, यानी कि कितने लोग मेरे क्या ट्रैफिक आई है, कितने कमेंट्स आए हैं मेरे उसको, कितने व्यूज़ आए हैं, क्या CTR है, वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। अभी इसको भी फिलहाल नहीं पड़ रही। फिर यहाँ पे मुझे कमेंट शो करेगा, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास है, जब आपके उस पर अर्निंग शुरू हो जाएंगी तो अच्छी खासी ट्रैफिक जनरेट होती है ना, तो आप यहाँ पे एडसेंस अकाउंट को इसके साथ आप लोग लगा देंगे, ठीक है। जिस तरह हम लोग यूट्यूब पे जब अर्निंग शुरू होती है उधर भी हम लोग एडसेंस अकाउंट लगाते हैं, तो ब्लॉग पे भी हम लोग लगाते हैं। फिर मेरे पास यहाँ पे पेजेस हैं। देखिए वेबसाइट है ना, वेबसाइट सिर्फ एक पेज का नाम तो नहीं होता ना, उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो इसमें भी आप लोग मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हैं। अब वो किस तरह ऐड होते हैं, दो चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले आप लोग काम करेंगे लेआउट पर और फिर थीम पर। लेआउट मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लेआउट मेरे पास कुछ इस तरीके से होता है। ये देखें, ये मेरे पास वेबसाइट है, ओके, गलत हो गया। ये मेरे पास वेबसाइट है और मेरा जो लेआउट होता है ना, कुछ इस तरह शो होता है। देखें, अच्छा, ये ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, और ये नीचे वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं स्लाइड बार, और इस तरह को, हाँ तुम लोग को पता है यार, बस सही है। अच्छा, फिर मैं नहीं पढ़ाता। अच्छा, इस तरह है। यहाँ पे मैं आ गया। अब यहाँ पे मैं एक एक चीज़ को यहाँ पे सेट करूँगा। देखें, सबसे पहले मैं आऊँगा कि सर्च दिस ब्लॉग। इसका यहाँ पे मैं दूंगा अपना टाइटल, ओके। सब यहाँ पे देख रहे हैं ना, अभी अंदर प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी।
जो भी मैं अपने ब्लॉग का टाइटल दूंगा वो लोग जो जब सर्च करेंगे ना मेरे ब्लॉग को तो वो इधर से सर्च करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं इसका यहाँ पे कोई भी टाइटल दूंगा तो वो टाइटल जो भी सर्च करेगा तो मेरा ब्लॉग उसे नज़र आएगा। तो इसको थोड़ा सा यूनिक आप लोगों ने लिखना होगा, ठीक है। जो स्टार्ट में हमने वो टाइटल लिखा वही हमने इधर दोबारा वो टाइटल हाँ वो भी लिख सकते हैं ताकि वो मुझसे सर्च हो गया है। नहीं, इधर से दो चीज़ों से शो हो गई, इससे भी और जो आपका डोमेन थी उससे। अब समझ आ गई। तो यहाँ पे मैं दूंगा अपना टाइटल, ठीक है। अब टाइटल मैं नहीं दे रहा, वो आप लोग खुद देंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा यहाँ पे आता है क्या, दूसरी चीज़ है मेरे पास यहाँ पे हेडर, ये होता है हेडर, देखें, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को। ये होता है हेडर, ये ब्लॉग टाइटल है। अब ये चूँकि मैंने इसमें नाउन प्रोनाउन का ख्याल नहीं रखा हुआ, प्रोनाउंस वगैरह का, तो आप लोग फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन कहाँ शो होगी, वो नीचे यहाँ पे शो होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दी, फिर मैं दूंगा यहाँ पे एक तस्वीर, इमेज, ठीक है। इमेज दूंगा, इमेज में कोई भी उठा मैं दे देता हूँ। चलो एक इमेज यहाँ से उठा लेते हैं, देखते हैं कोई अच्छी सी इमेज मुझे मिल जाए ना इधर। हाँ ये उठा लेते हैं, चलो ठीक है। ये इमेज आ गई यहाँ पे, और ब्लॉग डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं इसको कुछ, क्या दें, ठीक है। वैसे ही मैं फ़िलहाल आप लोगों को समझाना, आप लोग ज़रा सा अपने जो भी आप लोगों की नीश उसके बारे में ज़रा सा स्पेसिफिक होके लिखेंगे आप लोग, अच्छा। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें, ये जो तस्वीर हमने दी है ना, अब आपकी मर्ज़ी, आप तस्वीर को कहाँ रखना चाहते हो, बिहाइंड द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, इंस्टेड ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अलग से यहाँ पे पड़ी हो, या हैव डिस्क्रिप्शन प्लेस्ड आफ्टर द इमेज, पहले इमेज आए फिर मेरे पास डिस्क्रिप्शन आए। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। जैसे ही मैं सेव दबाऊंगा, ये मेरे पास सेव हो गया। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे इसको आया है कि नहीं आया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखिए यहाँ पे शो हो गया, चूँकि मैंने यहाँ पे बिहाइंड द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दिया था तो वो पीछे आ गई। ओके, अच्छा ये भी हो गया। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आता है ये पेज लिस्ट है, इसको भी छोड़ दें। पेज बॉडी है, यहाँ पे जब आप लोग पोस्ट देंगे, फीचर पोस्ट नहीं होती जिस तरह फेसबुक पे पिन पोस्ट होती है, कोई पोस्ट हम पिन करते हैं टॉप पे नज़र आती है। तो आप लोग कोई भी ब्लॉग देंगे, आप चाहते हैं यार ये कंटेंट टॉप पे नज़र आए तो उसको पिन कर दें, तो यहाँ पे आप लोग फीचर पोस्ट और फिर आपकी ब्लॉग पोस्ट आ गई। अभी चूँकि हमारे पास ब्लॉग इसमें नहीं है तो उसको भी हम छोड़ देंगे फ़िलहाल। फिर ये फुटर है, इसमें इस ई ब्लॉगर में फुटर में ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं होती सिवाय एक कॉपीराइट के। आप लोग अपना कॉपीराइट यहाँ पे लिख सकते हैं कि यार इसके जुमला हकूक मेरे पास हैं। जुमला हकूक समझ आइए ना आप लोग, अच्छा शुक्र है। फिर मेरे पास यहाँ पे साइड बार आ जाता है, ठीक है। साइड बार ये होता है, देखिए कुछ इधर शो होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे एक है, आप यहाँ पे चाहें तो मज़ीद और भी ऐड कर सकते हैं अपने लिए। ब्लॉग सर्च ऐड करें, ब्लॉग राय, फॉलोअर्स, इमेजेस, लिंक लिस्ट, यानी कि इसमें ब्लॉग्स में आपने कितने लिंक दिए हैं उसके लिंक्स डालने हैं आप लोग, ट्रांसलेट डालने, विकीपीडिया डालने, टोटली डिपेंड ऑन यू। फिर यहाँ पर हम लोग कुछ अगर गैजेट्स डालना चाहते हैं तो वो भी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। और भी ये जो साइड बार के नीचे जो वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, ये आप लोगों का हो गया लेआउट सेट। जब लेआउट सेट हो गया, अब ये इतना आसान नहीं जितना नज़र आ रहा है, जब करें अभी करेंगे तो पता चलेगा। फिर आता है यहाँ पे थीम, यहाँ पे बहुत सारी थीम्स आपको यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। अपनी पसंद की कोई भी आप लोगों को पसंद हो ना, उस थीम को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैं आया इसके ऊपर, ये थीम मुझे पसंद आ गई, यहाँ पे मैंने कस्टमाइज़ दबा दिया। कस्टमाइज़ दबाने के बाद यहाँ पे मैं अपनी पसंद की इमेज भी डाल। अच्छा, तस्वीर कहाँ से लेंगे? तस्वीर आप लोग लेंगे अनस्प्लैश से या फ्री पिक से, गूगल से इमेज नहीं लेंगे। गूगल की इमेज ऑलरेडी किसी और की होती है, उस पर कॉपीराइट आता है। जो फ्री तस्वीरें होती हैं ना, फ्री इमेजेस आप लोग वो लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अनस्प्लैश आ गया मेरे पास, ये बड़ी अच्छी साइट है, इससे आपको इमेजेस यहाँ से मिल जाएंगे। जेमस्टोन पे वो लिखना है ना, हाँ वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं अपना डिज़ाइन करूँगा वो फिर भी। हाँ वो भी, वो तो ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह मैंने अपनी वेबसाइट अपने डिज़ाइनर से डिज़ाइन करके लगवाया है, वो ज़्यादा अच्छा है। अपना डिज़ाइन कर लो, जिसके बाद डिज़ाइन नहीं का तो वो यहाँ से ले सकता है। सिंपल यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा, मिसाल के तौर पर मैं जेमस्टोन लिख लेता हूँ, ठीक है। जेमस्टोन लिख लेते हैं हम लोग। तो मुझे जेमस्टोन्स के बारे में तस्वीरें निकाल के देंगे, बड़े अच्छे अच्छे पत्थर हैं यार।
ठीक है, रूबी और ये बस शुरू हो गया, सही है, ठीक है। और वो ऊपर जो था वो जो है ना वो होता है, उसको कहते हैं एमेथिस्ट। सही है, ठीक है, सही है। फिर यहाँ पे मैं आ गया, तो उस वजह से मुझे पता है। तो सही है ना, आपकी फील्ड है ना यार, माशाल्लाह। अच्छा, फिर यहाँ पे मेरे पास आ गया अब लेआउट है। ये देखें, आपको यहाँ पे लेआउट के किस्में भी दे रहा है, ठीक है। आप चाहे अपने लेआउट को जिस किस्म का रखना चाहते हैं ना, जिस सिंपल रखना चाहते हैं सिंपल रखें, या इस तरह रखना चाहते हैं या ऐसे रखना चाहते हैं, तो टोटली डिपेंड ऑन यू। और जो फुटर का लेआउट है वो सिंपल एक इस तरह हो या इस तरह ब्रैकेट्स मेरे पास शो, आप उसको भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा तो वैसे, मुझे तो ये अच्छा लगता है, और ये ठीक है। तो बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लेंगे। आपने पिक्सल बताया, पिक्सल डालता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी मैं चेंजेस करूँगा उसको साथ साथ मैं सेव भी करता जाऊँगा। सेव नहीं करेंगे तो ये सेव नहीं होगी। क्या आपने क्या कहा? दूसरा वेबसाइट आप बताएं, पिक्सल डालता हूँ। हाँ, स्प्लैश पिक्सल फ्री पिक एक, हाँ फ्री पिक, फ्री और PIK पिक, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? थीम की भी समझ आ गई। उसके बाद फिर हमारे पास सेटिंग्स का ऑप्शन आता है। सेटिंग्स में हम लोग करते हैं टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन। ये थोड़ी सी डिटेल टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग गूगल सर्च कंसोल को पढ़ेंगे, गूगल एनालिटिक्स को पढ़ेंगे, और साइड मैपिंग पढ़ेंगे, इंडेक्सिंग पढ़ेंगे। तो ये टेक्निकल SEO में आता है, ये मैं कल कराऊंगा। अभी के लिए इस तरह करते हैं, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है ये दरवाज़ा शरीफ खोलें और घुस जाएं इसके अंदर आप लोग, और अंदर कंप्यूटर लगे हुए और लगाएं। सर ये सारे ब्लैक के लिए हमको निकाला है ना, इसके ऊपर अभी प्रैक्टिस करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। आ जाए सर, आ जाए, प्रैक्टिस करते हैं। आपके पास लैपटॉप है? बस बनाया हो, मुझे बताएं।